एक बिल्कुल शांत कमरा, सैंडलवुड की मधुर खुशबू चारों ओर फैली हुई, मानो समय खुद थम गया हो। पूरे 3 महीने, 3 पूरे महीने स्याओ यंग अपने रिट्रीट में बैठे बैठे इतना लंबा समय बिता चुके थे। खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतना वक्त लग जाएगा, लेकिन वो इतनी गहरी साधना और नींद में डूबे हुए थे कि समय का एहसास ही मिट चुका था। उनका ध्यान केवल एक ही चीज पर था, अपने शरीर को ब्लड लाइन की शक्ति से तराशना। शांत कमरे के भीतर ठंडी जेर की शैया पर स्याओ यंग स्थिर बैठे हुए थे। उनकी त्वचा अब हल्की पर्पल रेड रंग की हो चुकी थी, जैसे चमड़ी के नीचे कोई ज्वालामुखी बह रहा हो। इस पर्पल रेड धारा से बेहद प्रचंड फ्लक्चुएशन निकल रही थी। ये चमक पिछले 3 महीनों से उनके शरीर में घूम रही थी, दिल से निकलकर हर एक नस, हर एक कोने तक पहुंच रही थी। 3 महीनों की इस निरंतर टेम्परिंग ने स्याओ यंग की पहले की गोरी त्वचा को पूरी तरह पर्पल रेड एक बना दिया था। उनके बालों में भी हल्की लाल आभा आ गई थी। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता था मानो कोई राक्षसी अस्तित्व जाग उठा हो। लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी नहीं था, उनकी ऑरा अब एडवांस्ड 1 स्टार 2 शेंग की वास्तविक चोटी तक पहुंच चुकी थी। बस थोड़ा सा और वो सीधे 2 स्टार 2 शेंग में कदम रख सकते थे। ब्लड लाइन की इस टेम्परिंग ने स्याओ यंग को असीम लाभ दिया था, लेकिन वो अब भी ध्यान में डूबे हुए थे। समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा। 91 दिन, 92 दिन, 99 दिन, और फिर आया पूरा 100वां दिन। 100वें दिन कमरे के भीतर अचानक गरजते हुए पानी जैसी आवाज गूंजने लगी। ये आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि स्याओ यंग के शरीर से ही आ रही थी। उनके आसपास की स्पेस कांपने लगी। ऊर्जा के भारी भरकम गुच्छे बनकर तूफान की तरह घूमने लगे। तूफान और तेज होता गया। पूरा कमरा ऊर्जा के प्रचंड भंवर में बदल गया। धड़ाम, कमरा टूट गया। बाहर की तेज रोशनी अंदर घुस आई। ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सभी विशेषज्ञ चौंक उठे। सब दौड़ते हुए स्याओ यंग के कक्ष के बाहर पहुंचे और उस भयानक एनर्जी वॉर्टेक्स को देखा। आकाश में जी यंग, लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग लिन प्रकट हो गए। सब शांत रहो, जी यंग मुस्कुराते हुए बोली। अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं समझ गई थी कि इतना समय क्यों लग रहा है। ये तो ब्रेक थ्रू करने वाले थे। लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंग लिन ने राहत की सांस ली। 3 महीनों से वे बेहद चिंतित थे। अगर जी यंग ने रोका न होता तो वे जबरन भीतर घुस चुके होते। स्याओ यंग भाई सच में असाधारण है, याओ मिंग ने दिल से कहा। कुछ ही महीनों पहले इनिशियल 2 शेंग थे और अब 2 स्टार बनने की दहलीज पर हैं। ऊर्जा का भंवर और उग्र हो गया। ऊर्जा की बूंदें बनने लगीं और पूरा वॉर्टेक्स लिक्विड एनर्जी के जल चक्र में बदल गया। धलाम। 100वें दिन के अंत में स्याओ यंग की दोनों आंखें खुल गईं। उनसे 2 तीव्र पर्पल रेड किरणें तीर की तरह आकाश की ओर चली गईं। पूरे आइलैंड पर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन कबीले के लोगों ने अपने ब्लड लाइन में अजीब सा दबाव महसूस किया। ये ड्रैगन एम्परर ब्लड लाइन का दबाव? जी यंग भी स्तब्ध रह गई। ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन की शक्ति है और इसके साथ कुछ और ऊर्जा भी मिली हुई है। स्याओ यंग ने मुंह खोला। पूरा एनर्जी वॉर्टेक्स सिमटकर एक मोटे जल स्तंभ में बदला और उनके भीतर समा गया। धड़ाम। जेड की शैया चूर चूर हो गई। एक भयानक ऑरा पूरे आइलैंड में फैल गई। सफलता। जी यंग और बाकी सभी ने राहत की सांस ली। आंखों में खुशी छलक उठी। स्याओ यंग ने सिर उठाया और गहरी सांस ली। उनकी सांस भी लिक्विड एनर्जी में बदलकर नीचे गिरी और टूटे हुए जेड के टुकड़े वापस जुड़कर एक मजबूत चबूतरे में बदल गए। स्याओ यंग खड़े हुए, मुट्ठी भींची। हर कोशिका से बिजली जैसी शक्ति फूट पड़ी। कितना शक्तिशाली शरीर हो गया है। अब उनका शरीर एंशिएंट वॉइड ड्रैगन से भी कम नहीं था। सच में ये आपदा मेरे लिए वरदान बन गई। अगर जीवन मरण की वो लड़ाई न होती, ब्लड लाइन न जागता, तो न इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू होता और न ही शरीर इतना बलवान बनता। अब भी उनके दिल से थोड़ी थोड़ी पर्पल रेड रक्तधारा निकलकर शरीर को लगातार मजबूत बना रही थी।
धीरे धीरे, लेकिन हमेशा के लिए। याओ मिंग ने आगे बढ़कर बधाई दी। स्याओयंग भाई, एक और ब्रेक थ्रू। आपकी कल्टीवेशन स्पीड देखकर शर्म आती है। स्याओयंग ने सबका धन्यवाद किया और जी यंग की ओर देखकर संतोष की सांस ली। वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रही थी। मेरा रिट्रीट कितने दिन चला? 3 महीनों से ज्यादा, ठीक 100 दिन। स्याओयंग चौंक गए। फिर उन्होंने अलायंस की स्थिति पूछी। लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। याओ लाओ का संदेश आया है। हमें तुरंत फॉलिंग स्टार पवेलियन लौटना होगा। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के जन्म का समय नजदीक है और हॉल ऑफ सोल्स भी सक्रिय हो चुका है। वे भी उसे हासिल करना चाहते हैं। स्याओ यंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो आज ही निकलते हैं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तैयारी करनी होगी, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। हुन क्लैन के कितने ही शक्तिशाली लोग सामने क्यों ना हो, ये हेवनली फ्लेम मुझे ही हासिल करनी है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की लड़ाई के बाद स्याओयन का अगला कदम साफ था, सेंट्रल प्लेन्स लौटना। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का समय नजदीक आ रहा था और हॉल ऑफ सोल्स चुप बैठने वालों में से नहीं था। इसी बातचीत के बीच जियन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और बोली कि वो भी सबके साथ चलेगी। ये सुनकर स्याओयन थोड़ा चौंका। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अभी अभी एक बड़ी जंग से गुजरा था और जियन अब ड्रैगन एम्परर बन चुकी थी। ऐसे में उसका आइलैंड छोड़कर जाना आसान फैसला नहीं था। लेकिन जियन पूरी तरह आश्वस्त थी। तीनों ड्रैगन किंग्स बुरी तरह घायल हो चुके थे। वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग तो अपाहिज हो गए थे। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अकेला कुछ खास नहीं कर सकता था। आइलैंड की जिम्मेदारी एल्डर्स संभाल लेंगे। और एक बात साफ थी, इस बार जियन स्याओयन का एहसान चुकाना चाहती थी। स्याओयन ने थोड़ा सोचा और आखिरकार मान गया। हॉल ऑफ सोल्स अब उसे हल्के में नहीं लेने वाला था। ऐसे में जियन जैसी 4th स्टार 2 शेंग की मौजूदगी एक बड़ी सुरक्षा थी। फैसला हुआ कि अब देर नहीं करेंगे, सब तुरंत निकलेंगे। जाने से पहले स्याओयन ने याओ मिंग से काई लिन की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के 3 हॉस्टेजेस में से जिऊ फंग को छोड़ने का फैसला हुआ, ताकि वे बौखलाकर कोई गलत कदम न उठाए। बाकी 2, कुनफंग और यिंगफंग, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर ही रहेंगे। अब हालात ऐसे थे कि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। सब तय होते ही स्याओयन ने स्पेशल टनल खोला। एक एक करके सब उसके भीतर चले गए। जियन ने एल्डर्स को कुछ जरूरी निर्देश दिए और फिर मुस्कुराते हुए टनल में चली गई। फर्स्ट एल्डर बस बेबस देखते रह गए। कुछ ही पलों में सब सेंट्रल प्लेन्स की खुली हवा में थे। नीला आसमान, हल्के बादल और आजादी की खुली सांस। जियन ने गहरी सांस ली और बोली, आखिरकार उस आइलैंड से छुटकारा मिला। ड्रैगन एम्परर होते हुए भी उसमें वही पुरानी बच्ची वाली आजादी झलक रही थी। सब लोग बस मुस्कुराकर सिर हिलाते रह गए। स्याओयन ने दिशा तय की और फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर उड़ान भरी। लेकिन रास्ते में कुछ गड़बड़ साफ दिख रही थी। नीचे कई शहर उजड़े हुए थे। जंग के निशान साफ थे। स्याओयन का चेहरा गंभीर हो गया। अलायंस के अंदर हालात ठीक नहीं थे। जब वे फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचे तो माहौल भारी था। याओ लाओ, एंसेस्टर हुओ युन, पिल टावर के फर्स्ट एल्डर सब मौजूद थे और सबके चेहरे बता रहे थे कि हालात बिगड़ चुके हैं। याओ लाओ ने बताया कि अलायंस के 300 से ज्यादा अहम शहरों में से आधे पर हमले हो चुके हैं। ऊपर से देखने में ये अलग अलग फैक्शंस का काम लगता था, लेकिन अंदर से सब जान रहे थे, हॉल ऑफ सोल्स खेल खेल रहा है। पिल टावर के एल्केमिस्ट्स तक गायब हो रहे थे। स्नीक अटैक्स बढ़ते जा रहे थे। हॉल ऑफ सोल्स अब खुलकर उकसाने लगा था। याओ लाओ का फैसला साफ था, अब सिर्फ बचाव नहीं, जवाबी हमला होगा। हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच हॉल्स पर सीधा प्रहार। ये सुनकर सब चौंके। हॉल ऑफ सोल्स की ब्रांच हॉल्स पर हमला करना मतलब शेर की पूंछ पकड़ना। लेकिन याओ लाओ शांत था। उसे पता था कि हॉल ऑफ सोल्स की पूरी ताकत हेडक्वार्टर्स में है और हुन क्लैन भी खुलकर युद्ध नहीं कर सकता। गू क्लैन बीच में खड़ा था। इसी पल हॉल में हवा हिली। स्पेशल फ्लक्चुएशन हुआ। स्याओयन अंदर आया। सब चौंक गए। लेकिन असली झटका तब लगा जब एंसेस्टर हुओ युन ने उसकी ऑरा महसूस की।
2 स्टार दोशेंग, आधे साल में एक पूरा स्टार का जंप। पिल टावर का फर्स्ट एल्डर बस हंस पड़ा। ऐसी ग्रोथ देखकर शर्म आने लगी थी। याओ लाओ भी हैरान था, लेकिन गर्व साफ झलक रहा था। फिर उसकी नजर जियन पर पड़ी। इस बार वह गंभीर हो गया। उसकी स्पिरिचुअल सेंस ने बता दिया, यह साधारण व्यक्ति नहीं है। जब स्याओयन ने बताया कि यह जियन है, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर, पूरा हॉल सन्न रह गया। ऐसी शख्सियत का स्याओयन के साथ होना, यह बात खुद में बता रही थी कि आने वाले तूफान कितने बड़े होने वाले हैं। हॉल ऑफ सोल्स की असली जंग अब शुरू होने वाली थी। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब का नाम सेंट्रल प्लेन्स में ज्यादातर लोग सिर्फ कहानियों में ही सुनते थे। ड्रैगन एम्परर जैसी हस्ती तो उनके लिए लगभग मिथिकल थी। जैसे गू क्लैन या हन क्लैन का क्लैन हेड, वैसे ही लेवल की मौजूदगी। इसलिए जब सबको पता चला कि स्याओ यान के साथ खड़ी लड़की असल में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्परर है, तो याओ लाओ, एंसेस्टर हुओ युन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर तक छुपा नहीं पाए कि वे कितने हैरान हैं। याओ लाओ ने तुरंत संभलते हुए आदर से बात की, लेकिन जी यान को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो जानती थी कि स्याओ यान याओ लाओ को पिता की तरह मानता है, और ऐसे में वो ड्रैगन एम्परर वाला रौब दिखाना नहीं चाहती थी। स्याओ यान ने भी बात हल्की कर दी। उसने साफ कहा कि टीचर को जी यान के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे पहले उस छोटी लड़की के साथ आते थे। फिर असली मुद्दे पर बात आई, हॉल ऑफ सोल्स पर हमला। याओ लाओ ने बताया कि उनकी पूरी जांच में यह साफ हो चुका है कि हॉल ऑफ सोल्स की सेंट्रल प्लेन्स में क्वाई ब्रांच हॉल्स हैं। इनमें से 24 को दीशा हॉल्स कहा जाता है, और जिस जगह याओ लाओ को कभी कैद रखा गया था, वो भी उन्हीं में से एक थी। लेकिन दीशा हॉल्स के ऊपर एक और लेवल था, तियांगांग हॉल्स। तियांगांग हॉल्स 3 हिस्सों में बटे हुए थे, हेवन, अर्थ और मैन। हेवन हॉल ही असली हेडक्वार्टर्स था, जिसकी लोकेशन किसी को नहीं पता थी। अर्थ हॉल डेप्यूटी हॉल चीफ संभालता था, और मैन हॉल फर्स्ट और सेकंड तियांजुन के हाथ में थी। इस बार अलायंस का टारगेट यही मैन हॉल था। स्याओ यान ने शांति से सोचा, थर्ड तियांजुन तो पहले ही उसके हाथों मारा जा चुका था। सेकंड तियांजुन गू यो बस हाई लेवल बानशेंग था। अब उससे डरने की कोई वजह नहीं थी। स्याओ यान के चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। हॉल ऑफ सोल्स ने उसे कई बार मौत के करीब पहुंचाया था। अब वक्त आ गया था पुराना हिसाब चुकाने का। स्याओ यान ने साफ कहा कि मैन हॉल को नष्ट करने की जिम्मेदारी वो खुद लेगा। अलायंस को पीछे सुरक्षित रखना जरूरी था, इसलिए एंसेस्टर हुओ युन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर वही रहेंगे। याओ लाओ ने भी साथ चलने की बात कही। मैन हॉल की जगह बहुत छुपी हुई थी, और उसे ढूंढना आसान नहीं था। स्याओ यान ने थोड़ी देर सोचा और मान गया। जी यान उसके साथ थी, 4 स्टार दोशेंग। सेंट्रल प्लेन्स में शायद ही कोई ऐसा था जो उन्हें रोक सके। फैसला हुआ कि कुछ दिन आराम किया जाए, फिर मैन हॉल पर चढ़ाई होगी। इसी बीच स्याओ यान की छोटी बेटी स्याओ स्याओ खुशी खुशी उड़ती हुई उसके पास आई। स्याओ यान ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी एनर्जी अब बिखरी हुई नहीं थी, वो उसे कंट्रोल कर पा रही थी। याओ लाओ ने बताया कि आधे साल में ही स्याओ स्याओ असली दोजोंग बन चुकी है। ये सुनकर स्याओ यान बस हल्की हंसी हंस सका। जिस लेवल तक पहुंचने के लिए उसने जान लगा दी थी, उसकी बेटी ने बिना किसी संघर्ष के पा लिया था। स्याओ स्याओ को पिल्स और एल्केमी में भी गहरी रुचि थी। याओ लाओ पहले से ही तय कर चुका था कि समय आने पर वो उसे फ्लेम मंत्र और हेवनली फ्लेम से परिचित कराएगा। स्याओ यान जानता था कि याओ लाओ उसे जरूरत से ज्यादा लाड़ कर रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। इसी दौरान स्याओ यान ने एक जेड बॉटल निकाली। उसके अंदर सुनहरी लिक्विड की एक बूंद थी, जिससे भयानक एनर्जी निकल रही थी। ये 2D लेवल के करीब पहुंचे एक्सपर्ट की एसेंस ब्लड थी। स्याओ यान ने वो याओ लाओ को दे दी। उसने साफ कहा कि टीचर इसे इस्तेमाल करे और 2 शेंग बने। याओ लाओ झिझक गया,
लेकिन स्याओ यान ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और जी यान व स्याओ स्याओ को लेकर बाहर चला गया। कुछ दिनों तक स्याओ यान ने फॉलिंग स्टार पेविलियन में पिता बनकर जिंदगी जी। स्याओ स्याओ को 2 स्किल्स सिखाए। उसका टैलेंट देखकर पहली बार स्याओ यान को लगा कि असली जीनियस क्या होता है। छठे दिन याओ लाओ बाहर आया। उसकी ऑरा सब कुछ बता रही थी। वो फर्स्ट स्टार 2 शेंग बन चुका था। 2 दिन बाद बिना किसी शोर के स्याओ यान का दल पेविलियन से गायब हो गया। बस कुछ ही ऊंचे लोगों को पता था कि स्काई मैंशन अलायंस अब पलटवार करने जा रहा है। उनका अगला पड़ाव था बेरियल माउंटेन रेंज, एक ऐसा इलाका जहां मौत की गंध हवा में घुली रहती थी। कब्रों से भरा हुआ, सुनसान और डरावना। वहीं पहाड़ों की गहराई में एक विशाल पेड़ के पीछे स्पेस हल्का सा मुड़ा हुआ था। यही मैन हॉल का प्रवेश था। याओ लाओको ने बताया कि यहां स्पेशल बैरियर है। अंदर घुसते ही हॉल ऑफ सोल्स को खबर मिल जाएगी। स्याओ यान ने जी यान की ओर देखा। जी यान ने बस हल्का सा हाथ हिलाया। पूरा स्पेस लॉक हो गया। अब कोई भाग नहीं सकता था। स्याओ यान ने ऊपर देखते हुए धीमी आवाज में कहा, इस बार कोई जिंदा नहीं बचेगा। 10 साल पुराना बदला आज चुकाया जाएगा।